तो बाजार के पास इन रेंज में, मतलब इस रेंज बाउंड मार्केट के पास एक बड़ा एडवांटेज है। क्रूड 60 का स्तर यहाँ पे पूरी ओएमसीज और पेंट स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव है, टायर स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव है। ये एडवांटेज हमारे पास कब तक रहेगा? आपने गोल्डमैन सैक्स के जो व्यूज़ हैं वो भी सुने। हमारे साथ इस बीच एनर्जी एक्सपर्ट श्री नरेंद्र ने जब बातचीत करने के लिए हैं। नरेंद्र सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये ओपेक का जो निर्णय था, इसको थोड़ा समझाइए, किन सर्कमस्टेंसेस में इन्होंने ये प्रोडक्शन हाइक का फैसला लिया? वो तेल की कीमतों को निचले स्तरों पर रखने में भी राजी हो गए हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे सोच क्या थी? थोड़ा समझाएंगे सर इसको। नहीं, देखिए, ओपेक का ये कहना कि वो जो प्रोडक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, दरअसल अगर आप हकीकत में देखें, ओपेक के 3 बड़े सदस्य, वो जो उनको कोटा दिया गया था उससे ज्यादा का उत्पादन पहले से ही कर रहे थे, तो वो तो उसकी अवहेलना कर रहे थे। तो 3 बड़े सदस्य, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है, जिसको हम लोग आम भाषा में दुबई या अबू धाबी बोलते हैं, तो कर रहे थे। इराक से भी ऐसी खबरें आ रही थी। तो इसलिए जो है, मुझे कुल मिला इसको बहुत ज्यादा अहमियत हम इसलिए नहीं देते। ये जो ओपेक में ऑलरेडी पहले हो रहा था उसको फॉर्मलाइज किया गया है, उसका एक तरीके से जो है औपचारिकरण हो गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ओपेक का हर सदस्य, जिसमें खास तौर से सऊदी अरब शामिल है, इराक शामिल है, अबू धाबी शामिल है, इन सबकी सबसे बड़ी चिंता कीमत के साथ साथ आज ये है कि जो मार्केट शेयर है वो उनका कहीं उधर उधर ना हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें, भारत की चर्चा करें, हम मुख्यतः अगर आप पुराने 4 साल, 5 साल, 6 साल का इतिहास उठाते हैं, हम तेल इराक और सऊदी अरब से ही सबसे ज्यादा मंगाया करते थे। आज क्या स्थिति है कि हम रूस से भारी मात्रा में मंगा रहे हैं, अमेरिका से भारी मात्रा में मंगा रहे हैं, आने वाले समय में गुयाना से भी भारी मात्रा में मंगाने वाले हैं। तो कुल मिला के इनकी चिंता ये है कि अगर चीन, जो कि आर्थिक परेशानी में है, और भारत जो इस समय बहुत बड़ा जो है चमकती अर्थव्यवस्था है, अगर ये 2 बड़े बड़े तेल के उपभोक्ता जो हैं, बहुत बड़े बड़े, दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे बड़े उपभोक्ता, अगर ये जो है इनका मार्केट शेयर इनके हाथ से चला जाता है, कहीं अमेरिका जाता है या और देशों में जाता है, तो उनके लिए चिंता का विषय हो गया। इसलिए इस समय उनका यह है कि जो टैरिफ वॉर चल रही है और इससे जो एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, उसमें इनको यह है कि फिलहाल मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखो, इसको इधर उधर मत जाने दो। जैसे भारत में वो निवेश करना चाहते हैं, सऊदी अरब की आरामको यहाँ पे निवेश करना चाहती है, रिफाइनरीज में निवेश करना चाहती है। तो कुल मिला के मार्केट शेयर की ये सारी लड़ाई है इस समय। और क्योंकि जब तक स्थिति ये स्पष्ट नहीं होती टैरिफ वॉर को लेके, उसके बाद क्या निकलता है, दुनिया की क्या स्थिति होती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो बड़े एक्सपोर्टर तेल के हैं, जिसमें सऊदी अरब और ओपेक के अन्य देश प्रमुख हैं, उनकी चिंता मार्केट शेयर की है। और ओपेक के माध्यम से जो फैसला लिया गया है, जिसमें मुख्यतः आप जानते हैं कि सऊदी अरब की वहां चलती है सबसे ज्यादा, वो इस बात को लेके गया है, ठीक है अब इस समय प्रोडक्शन बढ़ने दो, सप्लाई को लेके ना करो, क्योंकि मार्केट में सप्लाई जो है वो कंसर्न रही नहीं है, कंसर्न तो डिमांड की है। लेकिन अब इंडिविजुअल कंट्री पे आ गए हैं कि जहां जहां वो ज्यादा तेल बेचते हैं पारंपरिक रूप से, वहां पे अपना जो हिस्सेदारी मार्केट शेयर को बरकरार कैसे रखा जाए। यानी आप कहते हैं कि ये मार्केट शेयर मेंटेन करने की जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये वो है कुल मिला के, है ना? इसमें डिमांड फैक्टर बहुत नहीं है, मतलब कहने का मतलब। नहीं, क्या ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं सर आप? क्या ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं? क्या ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं अगले 2-3 महीने के लिए? अब उसमें देखिए, पहली बात, मुझे जो नजर आता है, देखिए आपने जिक्र किया गोल्डमैन सैक्स का, आपने कई बड़े बड़े नाम दिए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन किसी का सही नहीं होता, 150 साल का इतिहास है, तो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं, अगर उनको सब मिला के आप जियोपॉलिटिक्स को ले लें, आप जो है ग्लोबल जो टैरिफ वॉर है उसको ले लें, डिमांड को लेकर के जो चिंता है उसको ले लें, और सबसे बड़ी बात चीन, जो सबसे बड़ा बाजार एक तरीके से आएगा, खरीदार है, आयातक है सबसे बड़ा, वहां की अर्थव्यवस्था की जो चिंता, और साथ साथ उनका टैरिफ वॉर अमेरिका के साथ, सबको अगर जो है आप एक बास्केट में डाल के देखते हैं, तो कीमत जो है कम, अभी तो लगता है कि $5-7 और कम होगी, लेकिन वह टिक नहीं पाएगी। टिकेगी इसलिए नहीं क्योंकि जो टैरिफ वॉर है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, फंडामेंटल्स मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्या अमेरिका रातों रात जो है वो चीन को रिप्लेस कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर हो जाएगा, वहां रातों रात फैक्ट्रियां बन जाएगी, वहां पे इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, वहां के लोग तैयार हो जाएंगे कि चीन की तरह मेहनत करें और मैन्युफैक्चर, ये सब होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है 3-4 महीने में हकीकत सामने आएगी अमेरिका के सामने कि ये सब इतनी जल्दी संभव नहीं है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, और बाजार उसको रिस्पॉन्ड करेगा, लिहाजा कीमतें फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। $65, 67, 68, 65 और 70 के बीच की जो आज डिमांड, सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स सबको देखें, 65 से 70 के बीच में जो कीमत है वही टिका हुआ है, उससे नीचे है, जाएगी जरूर लेकिन वहां नहीं टिकेगी। अगर उसे ऊपर ले जाने की कोशिश ओपेक दोबारा करेगा तो वहां भी नहीं टिकेगी। नरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपके उत्तर में
थोड़ा झलका भी जो प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ, एक बड़ा तबका है जो ये मान के चलता है कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड का गिरना उतनी अच्छी बात नहीं है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरीके से नरमी देखने को मिल रही है, भारत की स्थिति कैसे है, ये अच्छी बात है या खराब बात है, आपका टेक इस पे? बहुत अच्छा प्रश्न किया श्रेया आपने। देखिए, अगर जो है तेल सस्ता होता है लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो भारत के लिए अच्छी खबर है। अगर तेल मान लिया वो $50 बैरल पे पहुंच जाए लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था भी जो है परेशानी में आ जाए, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है और बढ़ जाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप में है या कुल मिला करके, तो फिर और या चाइना की अर्थव्यवस्था और ज्यादा परेशानी में आ जाए, तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। हमारे लिए अच्छा ये है कि तेल की कीमत $60 के आसपास रहे। अगर 70 है तो वो भी हमारी इकोनॉमी बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी इकोनॉमी को $70 पर बैरल की अब आदत पड़ चुकी है। 60 हो जाए तो अच्छी खबर होगी। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था, कहीं टैरिफ वॉर हो रहा है, कहीं पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो रहा है, कहीं पे ओपेक जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा करके खुद कीमतों को कम कर रही है, तो इस तरह की स्थिति में वो हमारे अनुकूल नहीं है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता जो कीमत कम हो रही है, तो चाहे वो ओएमसीज हमारी हों या इम्पोर्ट, उसको सेलिब्रेट करें, मुझे लगता है वो इमेच्योरिटी होगी। कोई सेलिब्रेशन की वजह नहीं है। पूरी दुनिया में परेशानी आ चुकी है और डिमांड साइड में भी परेशानी है। हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था 80% आज भी फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, अर्थात कोयला, तेल, गैस की अर्थव्यवस्था है। जो रिन्यूएबल्स आ रहा है वो सप्लीमेंट कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा फॉसिल फ्यूल को कहीं भी, विश्व में कहीं भी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है तेल की वो कीमत रहे जो हमारी इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकती है, अर्थात 60 से 70 डॉलर पर बैरल। और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ भी ठीक चलती रहे, भारत के लिए यही अनुकूल है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आज हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए, तमाम सवाल के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जिस तरीके से आज अब पूरे स्पेस में क्रूड ऑयल के बदौलत तेज़ी देख रहे हैं, एशियन पेंट्स देख लीजिए, पूरे पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, आपने नरेंद्र जी को सुना होगा, उससे पहले दीपाली भी बता रही थी ब्रोकरेजेस के व्यूज़। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप पे लगता है कि यहाँ पे अभी दम है और ये आगे जो तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है वो परसिस्ट करेगी? ओएमसीज सर्टेनली मुझे लगता है कि एक ऐसे जोन में है जहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से भी और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आईओसी वगैरह में अभी भी आप अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड्स वगैरह शायद रोबस्ट ही बैठेगी। 16-17 रुपए की अर्निंग्स अगले साल, 13-14 रुपए की अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12-15 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अभी भी मुझे लगता है 180-185 तक के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो आईओसी पे अवेलेबल है। सिमिलरली मेरे हिसाब से एचपीबीपी में भी जो वैल्यूएशंस हैं अभी भी वहाँ पे स्कोप है, तो वो भी 8.5-9 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे है। तो बीपी अगर 11-12 टाइम भी चलता है तो मेरे हिसाब से 400 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन होगी। एचपीसीएल में भी आपको सिमिलर अपसाइड मिलनी चाहिए। टायर स्टॉक्स का आप लोग जिक्र कर रहे थे, वहां मुझे लगता है जेके टायर ने अभी तक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो एक स्टॉक हो सकता है जो आप देख सकते हैं। बाकी टायर स्टॉक्स में थोड़ा सा रन अप आया है, रबड़ के प्राइसेस भी नीचे आए हैं, उसका भी फायदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक आप जेके टायर पे बेट कर सकते हैं। और ओएमसी सर्टेनली, बीपी, एचपी, आईओसी तीनों में मुझे लगता है, एचपीसीएल में भी लगभग अगले साल आपके 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स उम्मीद कर रहे हैं। 10-11 टाइम भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 550 रुपए के आसपास के टारगेट्स। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड ओएमसी तो सर्टेनली अट्रैक्टिव है। एचपीसीएल में शायद यहाँ से आपको सबसे डिसेंट अपसाइड दिखाई दे, बट तीनों ही ओएमसी मुझे लगता है अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। और टायर स्टॉक्स को भी थोड़ा फायदा होना चाहिए, थोड़ा पेंट स्टॉक्स को भी होना चाहिए, बट पेंट स्टॉक्स में थोड़ा रन अप आ गया, वैल्यूएशन हमेशा थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। तो मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में जेके टायर प्रोबेबली एक बढ़िया बेट हो सकती है। ओके, ओके, तो एमसीज और जेके टायर स्पेस में आपको पसंद आ रहा है। चलिए अब